Hello students, so we have completed this top chapter up to irrigation, and I'm continuing this with sources of irrigation. So there are sources of irrigation like wells, जैसे कुएँ हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर, डैम मतलब नदियाँ, इन सब से नालों से पानी निकाल के और कैसे फील्ड्स में डाला जाता है उनके मेथड्स हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होते थे, लेकिन अब नए नए मेथड्स और आ गए हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जो कुएं, नाली, लेक वगैरह रहती है, इसमें से पानी निकाल के और फील्ड्स में डाला जाता था अलग अलग मेथड से। ठीक है, ये ह्यूमन लेबर से या कैटल से इनकी मदद से किया जाता था। जैसे मोट है, पुली सिस्टम, ठीक है, जैसे पुली से निकाल के पानी डाला जा रहा है। ठीक है, एक होता है चेन पंप, चेन के थ्रू पंप से यूँ निकाल के पानी डाला जा रहा है। एक होता है धेकली, यहाँ से बाल्टी के थ्रू पानी निकाल के पास किया जाता था, और यहाँ पे बहुत सारे नाले डालते थे कि यहाँ पानी डालेंगे और पूरी जगह ये फैलता चला जाएगा। और एक होता है राहत, विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल, तो ये लेवर सिस्टम कहलाया जाता है। ये चलता है तो वहाँ से पानी बाहर निकलता है। ओके, पम्प्स जो कॉमनली लिफ्टिंग पानी को निकालने के लिए आते हैं। कई बार डीजल, बायोगैस की ज़रूरत भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है इन पम्प्स को चलाने के लिए। अब कुछ मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं। मॉडर्न मेथड्स में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर नाम से समझ में आ रहा होगा, स्प्रिंकल मतलब छिड़काव दे के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस सिस्टम इज़ मोर यूज़फुल, बहुत अच्छा है। अनइवन लैंड में पूरी तरह से मिल रहा है, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है उन जगहों पे पानी पहुँचाने में ईजीली बैठ रहा है। परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, देखो ये सीधी लाइन है, ऐसे उठे हुए पाइप्स हैं, और ये यहाँ से शावर की तरह छिड़कता रहता है पूरी तरफ से। ठीक है, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, पाइप्स के ऊपर एक नोजल मतलब एक छेद वाली ऐसे छोटी सी पाइप रहती है, वो घूमती रहती है और स्प्रिंकल करती रहती है, मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई रहती है, और रेगुलर इंटरवल पे वो पानी देती रहती है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पम्प, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। जब मेन पाइप से पानी निकल रहा है, जैसे यहाँ से मेन पाइप से पानी गया, अभी जब यहाँ से सीधा सीधा जा रहा है तो प्रेशर से जाता है, इसलिए वो ऊपर जाके और नोजल से स्प्रिंकल होती है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे बारिश की तरह वो छिड़काव दे रही है। स्प्रिंकलर यूज़फुल मेथड है, लॉन्स में है, कॉफ़ी प्लांटेशन में अच्छा होता है, और बहुत सारी अदर क्रॉप्स में भी किया जाता है। नेक्स्ट अपना आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप वाइज पानी डालना। ठीक है, यहाँ पे इसमें ड्रिप दे रखा है, देखो ये मेन पाइप से जुड़ी हुई है, फिर ये अलग अलग पाइप लगे हुए हैं। इन पाइप में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे क्या ड्रॉप वाइज पानी जाता रहता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। सीधा ये पौधा है, इसके जस्ट नीचे एक ड्रॉप छेद कर देंगे, होल कर देंगे, ताकि पानी सीधा इनकी रूट्स में जा सके, इसीलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। बेस्ट टेक्निक है वाटर फॉर फ्रूटिंग, फ्रूट्स को, प्लांट्स को, गार्डन, ट्रीज, इनको देने के लिए। वाटर वेस्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और इट इज़ अ बून इन रीजन्स वर अवेलेबिलिटी, जहाँ पे ये एक वरदान की तरह है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखो, जब ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह, तो उनके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी ग्रो कर जाती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो वीड कहलाई जाती हैं, अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। बूजू और पहेली नियर बाय वेंट टू अ नियर बाय फील्ड, वो एक फील्ड में गए और उन्होंने उधर देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं अलग से ग्रो कर रहे हैं, वीट प्लांट्स के साथ और भी कुछ अलग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स का पर्पस क्या है, क्यों ग्रो कर रहे हैं? देखो, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप के साथ साथ नेचुरली ही वो अनडिजायर्ड प्लांट्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। अब वो उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बगल वाले क्रॉप्स का जो क्या है न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप। तो उस पास वाली क्रॉप के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, उसका न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उस प्लांट को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल रहा है, इसीलिए वीड को हटाना ज़रूरी हो जाता है।
रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, इसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग ज़रूरी है, वीड्स compete करती हैं क्रॉप प्लांट से, क्योंकि वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट सब कुछ ले रही हैं वो, इसीलिए मैंने पहले बताया था पोषण पूरा ले लेती हैं, इसीलिए वो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप को भी अफेक्ट करती हैं। तो वीड्स को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। हार्वेस्टिंग करते वक्त मतलब कटाई करते वक्त भी इंटरफेयर करती है, पॉइजनस भी हो सकती है एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स एडप्ट मेनी वेज टू अब रिमूव करने के लिए वीड को या कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स दिए जाते हैं। टिलिंग की जाती है क्रॉप्स के पहले, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग, ऊपर ऊपर की रूट्स तक रहती है, वीड्स को किल कर देती है, ड्राई अप कर देती है, मिक्स नहीं होने देती है सॉइल में। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, उनको उगने से पहले ही हटा दो, क्या है वो टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं लेगी और ये न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी। मैनुअली हाथ से रिमूवल किया जा सकता है वीड्स का बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक के क्लोज तक ऐसे काट दो, उसको अच्छे से रिमूव कर दो, अपरूट पूरा उखाड़ के हटा दो टाइम टू टाइम। ये होता है खुरपी की मदद से, खुरपी एक तरह का औजार है इसके यूज़ करने के लिए। सीड ड्रिल की मदद से, ठीक है, अपरूट वीड्स निकल जाती है, ऊपर ऊपर तक के रूट्स ईजिली निकल जाती है। वीड्स कंट्रोल करती है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिसे कहते हैं वीडीसाइड्स। देखो वीड को किल करने के लिए वीडीसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, उस तरह से साइड्स मतलब होता है टू किल, वीड टू किल वीड्स। दीज आर स्प्रेड इन दी फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करती है, बस वीड्स को ख़त्म कर देती हैं। वीडीसाइड्स पानी में डाइल्यूट होके ख़त्म हो जाती है। टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर, और उनमें कुछ स्प्रे वगैरह डाल के उन्हें ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। देखो स्प्रे करना वीडीसाइड्स के लिए। डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, क्या उसकी उस पर हाथों पे वो करती है, अगर पॉइजनस रहती है तो कर भी सकती है। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब वो थोड़ा सा ग्रो करने के टाइम पे, वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है रूट स्टेम लीव तक ही अगर जब तक ग्रो किया जाए तभी हटा देनी, तभी उस पर वीडीसाइड स्प्रे कर देना चाहिए। फ्लावर और सीड नहीं उगने चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ में मतलब रूट स्टेम और लीफ की ग्रोथ हो जाती है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, उसकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है, तो उसे केमिकल्स से दूर रहना चाहिए, नोज़ को कवर करना चाहिए, स्प्रे अपने नाक में भी घुस सकता है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। स्प्रेइंग केमिकल्स को दूर से कर लेना चाहिए, सेफ्टी ज़रूरी रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई करना। जब क्रॉप ग्रो हो चुकी है अच्छे से, अब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग क्रॉप करना इंपॉर्टेंट टास्क है। कटिंग करके क्रॉप की मतलब से कटाई करना जब वो मैच्योर हो जाए, बड़े हो जाए अच्छे से। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स पुल्ड होती हैं हाथ से या वैसे मशीन से भी, टू क्लोज टू द ग्राउंड ऐसे निकाली जाती है इसकी हेल्प से। सिकल ये दिखा रखा है, सी शेप का जैसा औजार है। टेक्स 3 से 4 महीने लगा देते हैं सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में, उसके बाद उनकी कटाई की जाती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज इधर डन मैनुअली, या तो वो हाथों से मैनुअली भी होती है और मशीन से भी होती है, उस मशीन को हम कहते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेट। अब जो पूरी हार्वेस्टिंग हुई है उसमें दानों को हटाना अलग ज़रूरी है, सीड्स को अलग करना ज़रूरी है, ठीक है। सो फ्रॉम द चाफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब है, ये मैं 7th में ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ। थ्रेशिंग का मतलब है ग्रेन्स को सीड से अलग करना, चाफ से अलग करना, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। ये मशीन की हेल्प से भी होता है, कंबाइन मशीन कहलाई जाती है, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर और एज वेल एज थ्रेशर। मतलब एक तो वो कटाई भी कर देती है और सीड्स को अलग भी कर देती है, ठीक है, चारे से ग्रेन्स को इनको अलग कर देती है। नेक्स्ट इज फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन। अगर छोटा छोटा एरिया है, लैंड छोटी सी है, तो वो चाफ को विनोइंग से भी अलग कर देते हैं। विनोइंग का भी मैं 7th क्लास में बता चुकी हूँ। ऐसे छज्जा लेके, मतलब जो छानने का होता है उसको ऐसे एक इमेजिन करो कि ये बुक है, इस बुक को हम ऐसे उठाएंगे और हवा के थ्रू ऐसे नीचे डालते रहेंगे, तो भारी चीज़ें तो कहाँ जाएंगी, नीचे गिरती चली जाएंगी। मैंने 7th क्लास में भी बताया है, भारी चीज़ें तो नीचे चली जाएंगी और हल्की चीज़ें उड़ जाएंगी हवा से, उसे विनोइंग कहते हैं, ठीक है। क्लास 6 में पढ़ा है, लेकिन मैंने तुम्हें 7th में पढ़ाया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। जो चीज़ें रह जाती हैं विच आर बर्न बाय फार्मर्स, वो जो चीज़ें गंदगी फार्मर्स के थ्रू जलाई जाती हैं, उसके लिए वरीड होना ज़रूरी है। पहली वरीड हो गई थी। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, कॉज कर सकता है ऑब्वियसली,
इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। वो फायर लगा भी सकता है, बाकी की क्रॉप्स को भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। ओके, हेयर इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है कटाई के लिए, क्योंकि 3-4 से इतनी मेहनत के बाद, इतने हार्डवर्क के बाद एक दिन आता है कटाई का। इतनी अच्छी गोल्डन फील्ड्स सामने दिखती हुई, भरी हुई ग्रेन से फार्मर्स का दिल खुश कर देती हैं, उन्हें खुशी देती हैं, उन्हें एकदम स्वस्थ कर देती हैं, क्योंकि उनके इतने 5 सीजन्स के अफेक्ट जो फ्रूट्स बॉर्न होते हैं उन्हें रिलैक्स देते हैं, उन्हें खुश देते हैं, इन्जॉय करते हैं उस पीरियड को। ग्रेट जॉय से, ग्रेट हैप्पीनेस से सारे पार्ट्स, इंडिया के पार्ट्स में वो बहुत खुशी मनाते हैं कि उनकी क्रॉप्स को अब कटाई करने का वक्त आ गया है। जैसे स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ये हार्वेस्ट सीज़न होते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्बन्या एंड बिहू। तो इन वक्त पे उनके मेन ऐसे फेस्टिवल्स माने जाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को। नेक्स्ट इज स्टोरेज। देखो, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब देखो, स्टोरेज, कटाई तो कर ली, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोर नहीं होंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, कीड़े भी लग सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, स्मेल भी हो सकती है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं वो रखी जाती है लंबे समय के लिए, तो उन्हें मॉइस्चर से सेफ रखना है। अगर मॉइस्चर हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ये चीज़ मैं बता देती हूँ। और इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं, ये भी लगे, उससे भी दूर रखना चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं उनमें बहुत मॉइस्चर होता है, तो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को सुखाया जाता है। सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। उन्हें बिना ड्राइंग के सुखाया जाता है। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और अनफिट हो जाती है खाने के लिए। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स को प्रॉपरली सन में ड्राई किया जाता है। अगर वो बिना सुखाए स्टोर हो गई तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अनफिट हो जाती है। इसीलिए उन्हें स्टोर किया जाता है, इसीलिए उन्हें ड्राई किया जाता है बिफोर स्टोरिंग, ताकि उनके मॉइस्चर निकल जाए। ये दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट नहीं लगेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। अब तुमने अपने घरों में अपने मदर को देखा होगा, कई बार अगर कोई चीज़ गीली रह जाती है, मूंगफली वगैरह या पत्ते, नीम के पत्ते, तो उनको ऐसे सुखाया जाता है। गेहूँ हो गई, अगर कभी मॉइस्चर लगा हुआ है, क्यों सुखाया जाता है? ताकि गीली चीज़ पे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा जल्दी आते हैं, तो वो मॉइस्चर ना रहे। देखो, सिलोस नाम के ऐसे कंटेनर्स होते हैं, ऐसे जगह होती है जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। जूट बैग मतलब ये बोरी जिससे बनती है, उनके बैग्स होते हैं, मेटेलिक बिन्स होते हैं, डब्बे होते हैं बड़े बड़े। तो लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है सिलोज में, और ग्रेनरीज जिन्हें कहते हैं, गोदाम एरियाज़ को, ताकि पेस्ट, रैट इनसे प्रोटेक्ट भी कर सकें, इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। ड्राइड नीम यूज होती हैं स्टोरिंग फूड। जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं उन्हें स्टोर के टाइम पे डाला जाता है ताकि कीड़े ना लगे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बिग गोडाउन्स में। केमिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है ताकि वो पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकें। That's all. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide with different kinds of food. Many people living in the coastal area consume fish as much part of the. In the previous chapter, you have learned the food that we obtain from plants. देखो, इसमें क्या दे रखा है, फूड और सोर्सेज दे रखी हैं। कौन सा फूड कौन सी सोर्स से मिलता है उसके बारे में तुम्हें बताना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे फूड्स, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे कोस्टल एरियाज़ में फ़िश कंज्यूम करते हैं, कहीं पे क्या खाते हैं, कहीं पे क्या करते हैं। तो इसी तरह से उनको उगाने का भी अलग अलग तरीका होता है। एनिमल रियर किए जाते हैं फार्म्स में, प्लांट्स को इस तरह से ग्रो किया जाता है, प्रॉपर फूड शेल्टर दिया जाता है। जब ये लार्ज स्केल पे हो जाता है, एनिमल्स को अगर की रखवाली की जाती है, उनकी रियरिंग की जाती है, उन्हें पाला पोसा जाता है, उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, उसे लार्ज स्केल पे करते हैं, तो उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फ़िश हेल्थ के लिए अच्छी होती है, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोड लिवर ऑयल उसका मिलता है। फ़िश जो है विटामिन डी में रिच रहती है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रीली, पर्सनली और इन अ ग्रुप. इट्स ऑल योर चॉइस. Please read the chapter carefully, and whatever it is your doubt in any word or in any exercise, in any question,
You can ask and send me your homeworks. Thank you. Do exercise in books, and after question number 3rd, you have to write in the notebooks from 3rd to 11th. Okay, thank you.